हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम अमीन पटवारी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है, साथ ही एक विशेष सूचना ये है कि भाई हमारे ये जो एप्लीकेशन ऐप है सीजी मैपोलॉजी, इसके थ्रू आप लोगों को है ना, आपको कंप्लीट आपके जैसे अमीन पटवारी का जो टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा जो मात्र 149 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हूबहू आपके पास अमीन पटवारी के जो नए पैटर्न है उसी पर आधारित आपके पूरा 10 के 10 टेस्ट रहेगा, जिसमें 3 फुल टेस्ट देखने को मिलेगा और साथ में दिया आपको मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र 349 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। क्लियर है? पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर के जरिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगा। क्लियर है? तो आज के क्लास में सीजी मैपोलॉजी आपकी जो अमीन पटवारी है, अमीन पटवारी में पूछे जा सकने वाले टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन फंसेगा भाई, है ना, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिस बनाकर रखना है। अब समय बहुत कम बच गया है ना, 10-12 दिन का और समय बच गया, तो इस समय में आप कैसे तैयारी करोगे ये हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा बहुत ही गजब का सवाल है। देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण दिया गया है, किसी वर्ग का विकर्ण है 12√2 सेंटीमीटर और किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, इनको आपको क्या करना था, बताना था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना तो पता होगा भाई कि वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा कि भाई यदि मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं, अभी विकर्ण वर्ग के बारे में बात कर रहा हूं, वर्ग के क्या विकर्ण, तो हम कहेंगे वर्ग का विकर्ण होता क्या है। तो मैंने कहा यदि भुजा ए है तब वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, तो मैंने कहा a√2 होता है। क्लियर है? और फिर मैं ये भी जानता हूं कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुज आपस में बराबर हो, उस प्रकार के त्रिभुज को क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। इससे पहले वर्ग के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आपके एग्जाम में यदि कुट में सवाल पूछता है तो आपसे बनने चाहिए भी। वर्ग ए बी सी यदि हम ध्यान से देखें तो वर्ग के मूल रूप से 4 आपके पास शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं और 4 भुजाओं से मिलकर क्या बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग के प्रत्येक कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। चूंकि वर्ग के सभी भुज आपस में बराबर है और सभी कोण आपस में बराबर है, इसलिए इसके दोनों विकर्ण की जो लंबाई होगा, यदि मैं कहूं ये डायगोनल 1 है और एक और विकर्ण डाल दिया डायगोनल 2, तो मैं कह सकता हूं कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ में ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 जो होंगे, मतलब विकर्ण पहला और दूसरा, ये एक दूसरे को लंबवत क्या करेंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, मतलब मैं कह सकता हूं एक दूसरे के क्या होंगे, लंब भी होंगे। क्लियर है? और साथ में डायगोनल 1 और डायगोनल 2 जो होंगे ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना एरिया इस साइड का होगा उतना एरिया इस साइड का होगा और जितना एरिया इस साइड का होगा, मतलब जितना लंबाई उतना ही लंबाई ये वाले साइड का होगा। इस चीज को याद रखना है भाई। क्लियर है? क्योंकि वर्ग का विकर्ण का फार्मूला a√2 है और यहाँ पर दिया गया है वर्ग का विकर्ण कितना दिया है भाई, 12√2। तो मैं डायरेक्ट विकर्ण का मान रख देता हूँ यहाँ पर 12√2। तो मैंने एक चीज देखा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो a का मान यहाँ पर कितना मिल गया, 12, है ना भाई। भुजा की लंबाई कितना मिल गया मुझे, 12। यदि मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिसके सभी भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है भाई? अब समबाहु त्रिभुज के सभी भुज आपस में बराबर होंगे तो इनके तीनों कोणों का मान भी आपस में बराबर होगा। और याद रखना, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के प्रत्येक कोण का मान 60-60 डिग्री का होता है। क्लियर है? यदि मैं समबाहु त्रिभुज में एक लंब डाल दूं इस प्रकार से, लंब AD, तो याद रखना AD जो होगा आपके पास यहाँ पर, AD किस किस का काम करेगा, तो AD हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों कोण समद्वि भाजक होता है। याद रखना, कोण समद्वि भाजक है, समद्वि भाजक है। यही AD आपके लिए हाइट का भी काम करेगा, है ना, ऊंचाई है त्रिभुज के लिए। और यही आपके पास जो AD होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये माध्यिका का भी काम करेगा।
क्लियर है? किसका काम करेगा? माध्यिका का काम करेगा। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल रट कर रखना है। अब समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है भाई? तो आप कहोगे √3/4 a का स्क्वायर होता है। अब इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? तो 64 √3 दिया रखा है भाई। क्लियर है? इतना दिया है। तो मैंने कहा यदि इतना दिया है तो यहां से मैं एक चीज तो ज्ञात कर सकता हूँ, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 4 का गुणा उधर कर दिया जाए तो मैं कहूंगा a स्क्वायर की वैल्यू 4 गुणा यदि मैं 64 कर देता हूं तो 64 चौक कितना होता है? तो आप कहोगे 256। तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा? मैं समझ गया था 16 सेंटीमीटर। तो मुझे दो चीज देखने मिला, इसका प्रत्येक भुजा 16-16 सेंटीमीटर का है और इसके प्रत्येक भुजा 12-12 का मुझे प्राप्त हो गया है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? इतना तो आगे सबको समझ भाई। फैक्ट के साथ में डेटा को बता रहा हूं ना, फैक्ट भी बता रहा हूं और साथ में डेटा भी सॉल्व करा रहा हूं। अब ध्यान से देखना यार क्या बोला गया है। पहला कथन यह है कि वर्ग और त्रिभुज का परिमाप समान होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई? सभी भुजाओं का जो योग होता है वही हमारे लिए क्या होता है? परिमाप होता है। तो वर्ग के 4 भुजा है तो चारों भुजा का योग क्या होगा? परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप होगा ये होता है हमारे पास 4a होता है। तो 4 भुजा, प्रत्येक भुजा का मान 12, तो 12 चौके कितना हो जाएगा? 48। ये हमारे पास करेक्ट है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज के, तो इसका परिमाप का फार्मूला 3a होता है। मतलब 3 गुणित इसके प्रत्येक भुजा 16 का है तो ये 16 × 48। तो मैं एक चीज नोट कर पाया यहाँ पर, वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज के परिमाप यहाँ पर आपस में क्या है? समान है बोला गया। तो ये वाला जो कथन होगा एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3√3 गुने के बराबर है बोला गया है। अब जैसा बोला गया है वैसे मैं यहाँ पर डील करके आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना है ना। क्या बोला गया भाई? वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ये मैंने एक साइड कर दिया वर्ग और एक साइड कर दिया भाई मैंने त्रिभुज। ध्यान देना यार इस चीज को, ठीक है? समबाहु त्रिभुजों भी, ठीक है। अब बात यहाँ पर क्षेत्रफल का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का 4 गुना, तो भाई वर्ग की भुजा एक स्क्वायर यही क्षेत्रफल होता है और भुजा है 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 144 तो होगा। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, मतलब उसमें 144 में मुझे 4 का और गुणा करना है, 144। क्लियर है? फिर बोला गया है यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया था कितना? तो मैंने कहा 64√3 में फिर मुझे कितने का गुना कर देना है? 3√3 गुने के बराबर है, तो 3 कर दिया भाई मैं 3। ध्यान देना इस चीज को। अब ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं देख लेते हैं। 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे, 4 चौक 16 की 6 हाथ के 1, 14 चौक 56, 56 और 1 57, 576। इस साइड को गुणा करेंगे तो √3 का गुणा होगा तो +3 और 3 का गुणा 3 के साथ होगा 9। 9 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 9 चौक 36 की 6 हाथ के 3 और आपके पास 9 छक्के 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा? 57। तो ये दोनों एरिया मुझे क्या मिल गया? बराबर मिल गया। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि दूसरा वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे आपको सभी फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? आए समझ में? दबा के शेयर करें यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल गजब का सवाल है। मैं जितने भी सवाल लाऊंगा वो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, है ना। मैं कुछ भी सवाल नहीं उठाऊंगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सवाल दिया गया हमारे पास 0.0025, फिर उसके बाद डबल 0 दिया गया है, फिर अपान किया गया है 0.0001 दिया गया है। ये किसके बराबर है बोला गया? ये हमारे पास ये 4 कथन दे दिया गया, जे, के, एल और एम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आपको पता होगा। यदि मैं एक चीज नोट करूं यहाँ पर, है ना, कि भाई इसको यदि मैं कल भी एक क्लास में बताया था कि यदि मान लो कोई दशमलव के बाद अंक आया और अंक के बाद मान लो 0 आना चालू हो जाए और कोई आगे में फिर अंक नहीं है तो 0 की वैल्यू क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब मैंने देखा कि ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है टोटल, तो आप कहोगे दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। ठीक है भाई? नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है? तो नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक और 2 अंक है। तो यदि इन दोनों में डिफरेंट किया जाए तो कितना आ जाएगा भाई? तो आप कहोगे 2 तो आना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो भी डेटा आएगा वो दशमलव में 2 अंक में आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0 दशमलव, है ना, यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई 25 लिख सकता हूँ। अपान कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। अब 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? बचेगा आपके पास 0.25 और 0.25 को सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा 0.5। ये होना चाहिए भी हमारा आंसर करेक्ट। ठीक है? ये हमारा क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डेटा मैच करा। तो मैंने कहा पहला वाला तो 0.05 है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे वाले डेटा दशमलव के बाद अंक है और अंक के बाद 0 है, आप 0 को काट दोगे तो क्या ये 0.5 के बराबर है? मैंने कहा भाई बिल्कुल, तो ये मेरा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा कि अभी मैं अभी लिखा था ये 0.025, 0.25, तो ये 0.25, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं बात करूं यहाँ पर भी दशमलव को काट दिया तो इसके बराबर, तो ये वाला कथन भी मेरा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर के भी सही है, एल भी सही है और एम भी सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिलेंगे और ऐसे सवालों को अच्छे से आपको डील करना है यार, वहां पर, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। देखते हैं अगला सवाल। ये मान लो कि ये जितने भी एग्जाम है ये सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ध्यान देना, यदि एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या क्या होता है भाई? तो वास्तविक संख्या के बारे में बता देता हूं। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी सम, सभी विषम, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी अभाज्य, सभी आपके पास परिमेय अपरिमेय जितने भी दुनिया में संख्या है, चाहे दशमलव के अंक क्यों ना हो, उन सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। आया भाई समझ में? हम दुनिया में जो भी अंक हम देखते हैं वो सब हमारे लिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर बोला गया है कि एक से ऋणात्मक वास्तविक संख्या, मैं चाहता हूं कि एक से कुछ वैल्यू रख लो अपने हिसाब से, तो मुझे लगता है कि मैं एक से की वैल्यू रख लेता हूँ -1। एक्स की वैल्यू ऋणात्मक है तो मैंने कहा भाई -1 रख ली, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, ठीक है। अब बोला गया है निम्नलिखित एक्स एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बोला गया है कौन से कथन हमारे लिए यहाँ पर सही नहीं है, ये बोला गया है, ठीक है। कौन से कथन यहां पर हमको देना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनकर बताना है। अब ध्यान से देखना यहां पर, अब हमको नहीं वाला कथन बताना है। एक चीज तो मान ले, मैंने एक्स की वैल्यू कितना मान लिया? -1, और ये मेरे लिए ऋणात्मक है। पहला कथन ये है भाई, कोई धन पूर्णांक के, अब मान लेता हूं कोई भी धन पूर्णांक, तो मैंने कहा के अपने आप में धनात्मक है और इसको मान लिया भाई मैं अपने हिसाब से, चलो 2 मान लिया। धनात्मक मैंने के की वैल्यू कितना मान लिया दोस्तों? 2 मान लिया, कोई दिक्कत भाई नहीं। तो क्या के एक्स ग्रेटर देन होगा 0 से? ये बोला गया है। यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि भाई के एक्स जो होगा क्या बड़ा होगा 0 से? तो मुझे इतना पता है कि मैंने भाई अभी के की वैल्यू कितना मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों? 2, और एक्स की वैल्यू कितना माना हूं? -1। ये बड़ा होना चाहिए क्या 0 से? तो हम कहेंगे 2 का गुणा कोई निगेटिव अंक के साथ होगा तो 2 1 कम 2 भी कैसे आएगा? -2, ये हो जाएगा 0 से। तो आप ही बताओ, हम कहेंगे -2 बड़ा होगा क्या 0 से? तो आप कहोगे नहीं भाई, -2 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव मार्क आते ही वो 0 से छोटा होना चालू हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कथन है बिल्कुल एकदम क्या है? गलत है। ये गलत है मेरे लिए, मुझे गलत वाला ही चुनना है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये तो मेरे लिए एकदम करेक्ट है, गलत है इसलिए। क्लियर है? फिर हम देखेंगे हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन होगा। अब मैंने कहा एक्स की वैल्यू कितना मान ली हम? -1। तो यहाँ पर कथन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन होगा क्या 0 से? तो मैंने कहा एक्स का मान दिया है -1 का होल स्क्वायर, प्लस मैंने कर दिया यहाँ पर क्या? 1, वो भी -1, ठीक है। ये ग्रेटर देन होगा क्या 0? -1 का स्क्वायर करने पर प्लस का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -1, ग्रेटर देन होगा क्या 0 से? तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 बच जाएगा, और 0 0 के बड़ा नहीं हो सकता, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होना था? बराबर होना था। क्या होना था भाई? यहाँ पर बराबर होना था, यहाँ पर बड़ा कर दे तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया 2x ग्रेटर देन है, स्मॉल देन है x से, और फिर स्मॉल देन है -x से। तो मैंने कहा कि भाई 2x स्मॉल देन x, फिर स्मॉल देन -x, x की वैल्यू को कितना रखूंगा? -1 रखूंगा भाई। तो 2 का गुणा मैं कर दूंगा -1, फिर -1, और फिर माइनस और -1 का गुणा होगा तो प्लस का 1। आप ही देख पाओगे 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -2, ये -1 और ये +1। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये वाला कथन एकदम सही है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। -2 से बड़ा -1 है और -1 से बड़ा 1 है, तो मेरे लिए ये वाला जो कथन होगा दोस्तों ये गलत होगा, क्योंकि मुझे क्या चुनना था? गलत कथन चुनना था, लेकिन ये कथन मेरे लिए क्या है? एकदम सही है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा? रॉन्ग कर दूंगा। ध्यान समझना।
एक्स स्क्वायर हमेशा एक परिमेय संख्या है। तो एक्स स्क्वायर मतलब भाई हमने एक्स की वैल्यू -1 मान लिया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आप देख पाओगे कि -1 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, तो आप कहोगे पॉजिटिव ए होगा। और हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगा भाई। एक क्या है आपके लिए परिमेय संख्या नहीं है। आप इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते, आप कभी भी p बाई क्यू के रूप में लिखते हो क्या? नहीं, हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते, तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारे लिए क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, करेक्ट मानेंगे। तो कौन कौन से कथन हमारे लिए यहाँ पर गलत हुआ है भाई? एक तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, और हमारे पास चौथा। तो 1, 2 और चौथा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे गलत कथन ही चुनना था। आया भी समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल फिर, ये देखो, किसी धन दिखाई दे रहा है ना भाई सबको, है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखना, किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके बताना है। अब यहाँ पर भी x क्या है, मतलब धनात्मक संख्या है, और धनात्मक वास्तविक संख्या, तो मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू मैं कितना मान लूं, 1 मान लूं, क्योंकि पॉजिटिव रखना है। क्लियर है? अब पहला कथन हमारे पास ध्यान से देखना, मैंने x की वैल्यू कितना मान लिया, 1, तो 1 + 1/1 है ना, ग्रेटर देन होगा क्या, 1 से, तो आप कहोगे 1 1 कम 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2/1 ग्रेटर देन 1। 2/1 मतलब 2 बड़ा है क्या 1 से, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भाई सही है ना, यहाँ पर एकदम करेक्ट है। फिर स्क्वायर करके देखते हैं, यहाँ पर x + 1/x का स्क्वायर बड़ा होगा क्या 2 से, तो मैंने कहा x कितना है 1, तो 1 + 1/1 है ना का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तो 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा भाई, और 1 1 जुड़कर हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग क्या बड़ा होगा 2 से, तो मैंने कहा 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 बड़ा होता है 2 से, तो मैं कहूंगा दूसरा वाला कथन भी क्या है, करेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा वाला की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर दिया गया है x + 1/x⁴, ये एक बड़ा होगा क्या 9 से, तो मैंने कहा x का मान मैंने 1 मान लिया है, तो 1 और 1 जोड़ दूं तो 2, 2⁴ बड़ा होगा क्या 9, तो 2⁴ करने पर कितना होता है 16, भाई बड़ा होगा 9 से, तो मैं कह सकता हूं कि तीसरा वाला कथन भी मेरा क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने एक चीज नोट किया कि तीनों की तीनों कथन मेरा क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। तो मैंने कहा 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों मेरा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, निश्चिंत रहो, ऐसे सवाल मिलेंगे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सवाल था, ये मान लो ये छपेगा भाई, ये छपने वाला है। बोला गया है नीचे दिए का कथन और कांड के लिए सही विकल्प को चुनकर आपको बताना था। क्या बोला भाई, कोई अभाज्य संख्या और सम संख्या का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होता है। कोई भी मैं मान लो अभाज्य संख्या निकाल लूं, है ना, और एक सम संख्या के साथ उसका गुणा कर दो, तो क्या रिजल्ट हमेशा आपके पास सम संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करता। जैसे मेरे पास अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन से हो सकते हैं, आप कहोगे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब इनमें से मैं कोई भी रेंडमली अभाज्य संख्या उठा लूं, चलो मैं 7 को उठा लेता हूं, और कोई भी एक सम संख्या के साथ गुणा कर दिया जाए, 4 मेरा क्या है, सम संख्या है, तो 7 और 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। मान लो 11 को उठा देता हूँ, 11 में मैं 6 को गुणा कर देता हूँ, 6 भी सम संख्या है, तो 11 छक्के 66, है ना। तो इस प्रकार से मैं दुनिया के कोई भी अभाज्य संख्या और सम संख्या का गुणा करूंगा, तो एक चीज तो नोट किया कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, सम संख्या में ही आएगा। तो यहाँ पर बोला गया हमेशा एक सम संख्या होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कथन मेरा एकदम क्या है दोस्तों, करेक्ट है। फिर आगे हम बढ़े, अभाज्य संख्या का वह संख्या होता है जिसके अधिकतम 2 गुणज होता है, मैक्सिमम 2 गुणज वाला ही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से 2 हैं, 3 हैं, 5 और 7, 11, यही तो है हमारे पास अभाज्य संख्या। यदि मैं इनका गुणज देखना चाहूं, ध्यान देना, गुणज देखना चाहूं तो एक चीज बताओ, आप 2 को किन किन रूपों में तोड़ सकते हो, तो आप कहोगे 1 और खुद 2 में टूटेगा भाई, इसके अलावा कोई और ऐसा संख्या जो 2 को काट सके, नहीं। 3 की बात करूं तो 3 को 1 काटेगा और खुद काटेगा तो 3, इसके भी 2 गुणज। 5 की बात करूं, 5 कटेगा तो 1 से और कटेगा तो खुद से, इसके अलावा किसी और से नहीं कटने वाला। 7 भी कटेगा तो 1 से और कटेगा तो खुद से। तो मैं समझ गया कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं इनके मैक्सिमम अधिकतम 2 गुणज हो सकते हैं, 2 से तीसरा गुणज तो होगा नहीं। इसका मतलब ये कारण भी मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है, ठीक है भाई। लेकिन ये कारण जो है ये पुष्टि नहीं करता कि भाई कथन मेरा एकदम
कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर, एक चीज को याद रखना। ये आपको अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा है, लेकिन ऊपर वाला अभाज्य संख्या का गुणा सम संख्या से करने पर रिजल्ट सम संख्या के रूप में आ रहा है, ये बता रहा है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कारण जो है वो व्याख्या कर रहा है आपके कथन की, है ना भाई, ये नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन वो सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक है, देखो अगला सवाल फिर। ये नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल बढ़ाया जाता है तो समय कम लगता है, बोला गया है। भाई मान लो मैंने एक चीज कहा कि यहाँ पर, है ना, ये दो स्थान है और ये आपके पास एक चौक है ना, श्याम जी को यहाँ से और राधा जी को यहाँ से, है ना, इस चौक पर गुफ्तगू करनी है। क्या करनी है? गुफ्तगू करनी है, कुछ सलाह मशवरा करना है, ध्यान देना, है ना भाई, सलाह मशवरा करना है, जानना है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, श्याम जी के लिए भी उतनी दूरी और राधा जी के लिए भी उतनी ही दूरी है। ध्यान देना मेरी बातों को। मैंने कहा श्याम जी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये 25 की स्पीड से आता है, चलो 25 नहीं करते, ज्यादा हो जाएगा, क्या 10 की मान लेते हैं कि भाई ये चौक के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है ना। राधा के लिए भी उसके घर और चौक के बीच की दूरी मैंने मान लिया 10 किलोमीटर है। ध्यान समझना इस बात को, ठीक है भाई। अब मैंने कहा चलो हम इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ये टैगोर चौक है, टैगोर चौक। ये आपके पास गांधी चौक है, जानते हो ना, बिलासपुर वाले तो जान ही रहे होंगे। ये हमारे लिए दयाल बंद है, ठीक है, ये हमने देख लिया भाई, दयाल बंद, ठीक है, ये क्लियर है। अब ध्यान देना, यदि मान लो श्याम जी चौक की ओर 10 की स्पीड से आता है, कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर की स्पीड से आएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो बताओ टैगोर चौक से गांधी चौक जाने में कितना समय लगेगा इसको? तो आप कहोगे 1 घंटा का समय लगेगा। भाई लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर दूरी है, 10 की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटा में पहुंच जाएगा। राधा जो है ये 5 की स्पीड से आती है, 5 की स्पीड से दयाल बंद से गांधी चौक पहुंचते 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटा का तो समय लगा। तो मैंने एक चीज कहा, दूरी तो वही है, 10 किलोमीटर राधा के लिए भी और 10 किलोमीटर श्याम के लिए। श्याम ने अपनी स्पीड बढ़ाया तो उसको समय कम लगा, है ना। राधा ने अपनी स्पीड कम की तो उसी दूरी को तय करने में राधा को ज्यादा समय लगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि भाई चाल जब बढ़ाया गया तो समय कम लग रहा है, और समय यदि चाल को कम कर दिया जाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कथन भी मेरा एकदम क्या होगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। फिर चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। अब मैं एक चीज देखा कि वाकई में क्या चाल व्युत्क्रमानुपाती है आपके समय का? तो मैंने कहा एक चीज देखना दोस्तों ध्यान से, है ना, जो आपके पास यदि मैं दोनों के चालों को काट दूं, 5 से कटेगा भाई, ये 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5। आप एक चीज लिखना, ये मेरे पास चाल था और चाल का उल्टा क्या बना? समय। एक का उल्टा क्या बन गया? यहाँ पर समय। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर चाल का उल्टा हमेशा क्या हो रहा है? समय हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कथन कारण भी एकदम करेक्ट है। तो कथन की सही व्याख्या करने का काम भी हमारे पास क्या कर रहा है? चाल कर रहा है, क्योंकि चाल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है समय कम लगेगा। यदि हम चाल को कम करेंगे तो उतनी ही दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि कथन भी सही है और उसकी कारण भी एकदम क्या है? सटीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर। यदि कोई भिन्न p बाई क्यू के रूप में है तो घातांक के नियम के अनुसार p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करेगा, बोला गया है। यदि मैं कहूं कि हमारे पास कोई भी एक हम रैंडमली भिन्न ले लें, है ना, हमने रैंडमली भिन्न ले ली है क्या? p बाई क्यू। और बोला गया है कि यहाँ 4 कथन है आपके पास, इन चारों में से कौन ऐसे कथन है जो p बाई क्यू के रूप में ही आपको दर्शाना चाह रहा है। तो पहला दिया गया है, हमको दिया गया है कि भाई p बाई क्यू और ऊपर और नीचे दोनों जगह m का गुणा कर दिया गया है, यही भाई। दूसरा बात करूं मैं, दूसरा कथन की बात करें ये वाला, तो हम कहेंगे ये p बाई क्यू है, p बाई क्यू है और इसके दोनों ऊपर नीचे m से भाग दिया गया है, m से भाग किया गया है, ठीक। यहाँ पर यदि हम बात करें p बाई क्यू है और इसके ऊपर नीचे दोनों जगह m और n को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। और एक जगह क्या किया गया है? p बाई क्यू है और दोनों जगह यहाँ पर m और m को क्या कर दिया है? घटा दिया गया। अब ध्यान समझना, तो मैं यहाँ पर एक चीज नोट करूंगा, यदि मैं कोई अंक रखकर देखता हूं, ध्यान देना,
मैं हर चीज को पुष्टि करूंगा भाई। पी बाई क्यू मैं m की जगह 5 रख देना चाहता हूँ, गुणा 5 गुणा 5। तो आप एक चीज कहोगे 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये पी बाई क्यू के रूप में ही मिला मुझे, मिला भाई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला डेटा जो होगा एकदम पी बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे डेटा की बात करूं तो p अब भागित 5 m है, तो m को मैं लिख देना चाहता हूँ भागित 5 करके, q लिख देता हूँ, और यहाँ पर भाग में तो भागित में कर दिया 5। यदि इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो p बाई क्यू इंटू, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बदल जाएंगे भाई। मतलब मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, या यहीं पर काट ही देता हूँ ना, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पी बाई क्यू। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला भी मेरे क्या है, सही रूप से प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें, पॉजिटिव वाला, हमेशा याद रखना पॉजिटिव और निगेटिव ये कभी भी भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होता, कभी भी प्राप्त नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को याद रखना। जैसे आपको समझ नहीं आया होगा, मान लेता हूँ पी के मान 3 और क्यू की वैल्यू 4 रख देता हूँ भाई। यदि मैं सब जगह 5 का गुणा कर दूं तो यही क्या हो जाएगा आपके पास, तो मैंने कहा 3 5 15 और ये 5 चौके 20, काटने पर 5 से 5 दिया 15 और ये 5 चौके 20, ये वही डेटा मिल गया जो मेरे पास 3/4 रखा था। यहाँ पर रखूंगा 3 भागित 5, यहाँ पर लिख दिया 3 4 था क्या, 4 भागित 5। तो आप देख पाओगे कि यदि मैं 3/5 और ये लिख दूं 4/5, तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फिर मुझे 3/4 के रूप में मिला, ये वही भिन्न था। अब यदि मैं पॉजिटिव की बात करूं, 3/4, m की वैल्यू 5 माना हूं, यहाँ पर भी 5, तो आप कहोगे 3 और 5 8 हो गया, और 4 5 9, ये कभी भी हमारे पास 3/4 के रूप में नहीं होगा, कहने का मतलब ये क्लियर है भाई। तो मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों कथन है मेरा एकदम क्या है, बेबुनियाद है। तो करेक्ट क्या होगा, जे और के जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होने वाला है। अभी समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, एक आयत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पहचान करके आपको बताना था। अब आयत भाई, हम एक आयत का डिजाइन बना कर लेते हैं। इस प्रकार से आयत होता है हमारे पास, ठीक है। आयत ये हमारे पास लंबाई होता है, लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ठीक है दोस्तों। पहला बोला गया है कि आयत समकोणी चतुर्भुज है। समकोणी कहने का मतलब है कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तब तो हम कहेंगे समकोणी। तो हमको ये भी पता है कि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये सबको पता होगा भाई, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि पहला वाला जो कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली नहीं। एम वाला जो कथन है एकदम क्या है, सही है, ठीक है। फिर आयत के विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं। आयत के यदि मान लो एक विकर्ण खींचना चाहूं मैं इस प्रकार से, एक कोने से दूसरे कोने, तो एक चीज नोट करना आप, ठीक है भाई, क्या ये समद्विभाजक होते हैं। कोण समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण यदि थीटा डिग्री का है तो ये वाला कोण भी थीटा डिग्री का होगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर कि इसकी लेंथ जो है ज्यादा है और ये वाली लेंथ क्या है, कम। यदि दोनों लेंथ बराबर होते तो मैं मान भी सकता था कि एक कोण समद्विभाजक के रूप में काम करे, लेकिन कोण अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है भुजा की, इसलिए कभी भी कोण समद्विभाजक नहीं होते। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि के वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में विभाजित करता है। अब मान लो मैं एक और विकर्ण इस प्रकार से खींच दूं, तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने के बाद ये इसकी लंबाई जितना होगा उतनी लंबाई इसका होगा, जितना लंबाई ये वाले पार्ट का होगा उतनी लंबाई ये वाले पार्ट का होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये तो एकदम कंफर्म हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आयत के किन्हीं दो शीर्षों से सामने वाली भुजा से मिलाते हुए एक त्रिभुज बना दिया जाए तो वह आयत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये मेरे पास कोई आयत है और इसके दो शीर्षों से मान लेता हूं सामने वाली भुजा को मिलाते हुए इस प्रकार से कोई ट्रायंगल बना दिया जाए, तो इनका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बचे हुए का एरिया आधा होगा और अंदर वाले त्रिभुज का एरिया आधा होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो मैं कह सकता हूं कि एम वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कौन सा गलत है भाई, के को छोड़कर सभी सही है। तो के को छोड़कर तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलेंगे अमीन पटवारी में, है ना, इस चीज को बिल्कुल याद रखते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, ठीक है। यदि मूलधन, ब्याज दर और समय समान हो, ये किसी भी के अंक के लिए हो सकता है ना भाई। यदि मूलधन, ब्याज दर और समय समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोला गया है।
ठीक है। अब मूलधन जितना है, ब्याज भी उतना है, दर भी उतना है और समय भी सेम दे दिया गया है। मान लो मैं आपसे ये कहना चाहूं कि सब के सब मूलधन, रेट, टाइम और क्या है, ब्याज। ब्याज कैसे सेम हो सकता है ना? यहाँ पर ब्याज नहीं होना चाहिए, ब्याज कैसे सेम हो सकता है ना भाई? ब्याज सेम नहीं होगा, गड़बड़ है वहां पर। दिनों को मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं 10 रुपए है, रेट भी आपके पास 10% है और आपके पास समय भी 10 साल है। 10 साल है, जो भी होगा डेटा के हिसाब से बनेगा, कहने का मतलब है। तो पहले वर्ष के एसआई और सीआई समान होगा। तो मुझे मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, इन डेटाओं की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमको भ्रमित करने के लिए। ध्यान देना, हमेशा हमको पता है यदि समान मूलधन पर रेट भी वही रहे और दर भी वही रहे और समान समय के लिए भी रहे, तो एक चीज याद रखना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज जितना प्राप्त होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज भी प्राप्त होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला कथन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर 4 वर्ष में सीआई एसआई के दुगने से भी अधिक हो जाएगा बोला गया है। अब ये नहीं, मैं कोई भी एक रैंडमली अंक उठा लेता हूं। मान लो मैंने ब्याज की दर कर दिया, कितना कर दूं भाई यहाँ पर ब्याज की दर में? चलो भाई मैं मान लेता हूँ 20% मान लिया। कितना मान लिया? 20% मान लेता हूं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहोगे 1/5 होता है। 1 बटे क्या हो जाएगा? 5 होता है। तो हम, ये हमारे पास ब्याज है, ये ब्याज होता है और ये होता है हमारे पास मूलधन होता है, याद रखना। ठीक है। अब 4 वर्ष में बोला गया है ब्याज, है ना? तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 6/5। कितना हो जाएगा? 6/5। चलो 6/5। तो यहाँ पर बोला गया है 4 वर्ष में सीआई एसआई के दुगने से भी अधिक हो जाएगा, एसआई के दुगने से भी अधिक हो जाएगा, ये बोला गया है। तो मैंने कहा अब साधारण ब्याज हर साल 5-5 लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल 6-6 लगेगा। ठीक है भाई। अब दुगने से भी अधिक हो जाएगा बोला गया है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि 4 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के कभी भी दुगने से अधिक तो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला कथन मैं ऐसे ही काट सकता हूं, क्योंकि भाई मान लो आप देख भी लो, यदि मान लो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 6 का वर्ग हो जाएगा आपके पास, जो भी 5 का वर्ग जो भी, लेकिन ये ब्याज है, ये आपके पास मूलधन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये गलत है। ठीक है। 2 वर्ष के एसआई और सीआई का अंतर समान होता है। भाई 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर समान कैसे हो सकता है? भाई हर साल आपके पास एसआई सेम आएगा, लेकिन सीआई जो होगा वो क्या होगा? पहले साल तो मूलधन के बराबर होगा, लेकिन दूसरे साल उस ब्याज पर भी ब्याज बनेगा, जो अंतर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो एल वाला कथन भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्रमिक 2 वर्ष के सीआई का अंतर शून्य होगा, ये एकदम गलत बात है। क्रमिक 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर शून्य हो सकता है, सीआई का नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल जे सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। ऐसे सवाल मिलेंगे। ठीक है। तो ये रहा आज के हमारे कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगले मिलते हैं अगले क्लास में नए नए सवालों के साथ, बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ। तो आज की क्लास को इतने में रोकते हैं। धन्यवाद।